नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में सवाल होगी यूपी में चुनावी बिसात की। सवाल की 2027 की चुनावी रेस क्या जौहर विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द जाकर टिक गई है? सवाल यह भी कि जिन्ना बनाम गन्ना पर क्लेश इतना क्यों है? संभल चुनावी एपिसेंटर कैसे बन गया है? और यूपी का लेटेस्ट चुनावी पन्ना क्या है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। सत्ताईस की रेस में उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाने लगा है। चंदा चोरी से बात आगे बढ़ गई है। सीएम योगी के जिन्ना और गन्ना वाले बयान पर सियासी बयानबाजी होने लगी है। समाजवादी पार्टी ने गन्ना का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर हमला किया तो योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने हकीकत बयां कर दी। तभी तो गन्ने के भाव नहीं बढ़ा रहे, तभी तो रोज किसानों को डीजल दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है, बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, खाद मिल नहीं रहा है, खाद महंगा हो रहा है, तो ये गन्ने वाले लोग हैं। आज यूपी चीनी मिलों के संचालन में देश के अंदर नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है और इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। याद करिए, ये जो नंबर 1 है 2017 के पहले यही यूपी सबसे पीछे होता था। ये बॉटम 3 से हम टॉप 3 में पहुंचे हैं। सवाल है कि क्या 27 की सत्ता पाने के लिए यह सियासी कलेश हो रहा है? इसके अलावा फिर से माफिया वाला मैटर सियासी मैदान में आ चुका है। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए सीएम योगी जिन्ना, गन्ना और माफिया का चक्रव्यूह तैयार कर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी, लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो 2 ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव बहुत हद तक 29 के लिए दिल्ली की राह आसान कर सकती है। ऐसे में भला कौन इस समर से पीछे रहने वाला है? जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी भी इसमें कूद पड़े और वही वोट बैंक और तुष्टीकरण वाला रटा रटाया राग अलापने लगे। हिंदुस्तान के गांव दरगांव हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ रहते थे, प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। लेकिन आज की फिरका परस्ती ने हमारी उस प्यार और मोहब्बत को आग लगाने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके नाम के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को जिंदा रहना चाहिए, कामयाबी के साथ जिंदा रहना चाहिए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। तो सवाल है कि क्या 27 की रेस के लिए जिन्ना गन्ना पर कलेश हो रहा है? क्या आजम का जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ बहाना है? असली मकसद मुस्लिम वोट बैंक को साधना है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव बनाम डबल इंजन के विकास में बाजी कौन मारेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज साहब, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि अच्छी लगी होंगी मदनी साहब की बातें जौहर पर? आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो है। मैं पूछ रहा हूं कि मदनी साहब की बातें जौहर विश्वविद्यालय पर अच्छी लगी होंगी आपको? राकेश जी, मदनी साहब की बात तो मैं नहीं सुन पाया, माफ करिएगा। मैं 2 मिनट देर से जुड़ा था,
लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात मैंने जरूर सुनी, और जिसमें वो कह रहे थे कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा, और अब कोई उत्तर प्रदेश में जो है वो दंगा नहीं होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है कि अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन पहले एक खबर आई थी जिसके हिसाब से एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और ज्यादा नहीं, अभी 29 मई 2026 की भी एक खबर है कि 14 साल की एक पीड़िता के साथ जब वो खेत में अपने जा रही थी तो उसका खेत में सामूहिक बलात्कार होता है। और तमाम तरह की ऐसी खबरें आती हैं, अगर आप अखबार पढ़िए रोज, तो किसी नाबालिग का 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की अभी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले। और मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया 14 मई 2025 को छपे थे, लगभग 1 साल हो रहा है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 क्राइम अगेंस्ट अ चाइल्ड एवरी 10 आवर्स होता है लखनऊ में। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सरकारी आंकड़ों का हवाला आपके अखबार ने दिया था, टाइम्स ग्रुप के टाइम्स ऑफ इंडिया ने, मैंने डेट भी बता दी। ठीक है। कानपुर में एक दरोगा, वो भी आपने खबर पढ़ी होगी, वो अपनी स्कॉर्पियो में एक बच्ची को खींच करके उसका बलात्कार करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में एक टिप्पणी करता है और वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू यूज द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की सरकार में के लिए ये बोलता है, ठीक है, कि देयर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले, बस 20 सेकेंड, अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश के जो अफसरशाही, ठीक, जो नौकरशाह हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। फराज भाई आपकी सियासी बातों का जवाब शलम मणि देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप झूठ कब से बोलने लगे? कोशिश करता हूं कि ना बोलूं, लेकिन हाँ, कभी कभी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साथ हो जाता है तो उस दिन को झूठ निकल जाता है। आज पकड़े गए आप झूठ में? अच्छा, बता दिए। आप कैसे पकड़े गए? आपने कहा कि 2 मिनट लेट आप जुड़े, इसलिए मदनी साहब को नहीं सुन पाए, सीएम योगी को सुन लिए, जबकि हमारी करीब 3.25 मिनट की रिपोर्ट में पहले सीएम योगी की बाइट चली है, बाद में मदनी की बाइट चली है। तो सीएम योगी की सुन लिए, मदनी की नहीं सुने आप। तो इतना झूठ बोला करिए कि वो पकड़ लिया जाए। नहीं, सुनिए, देखिए, इतना झूठ मत बोला करिए कि पकड़ लिया जाए जो अनरिकॉर्डेड हो। सुनिए तो राकेश जी, सुनिए, मैं ये झूठ मैंने नहीं बोला कि मैंने मदनी साहब को, वाकई मैंने मदनी साहब को नहीं सुना, और इतना बड़ा कोई ये मुद्दा नहीं था कि जिसको मैं झूठ बोलूं कि हाँ मैंने मदनी साहब को नहीं सुना। अब वो देर में जुड़ने की वजह से या डिस्टरबेंस की वजह से, किस वजह से, लेकिन मैं उनको नहीं सुन पाया। अच्छा, लेकिन मैं किसी जब आपके जैसे इतने बड़े पत्रकार के सवालों से नहीं भागता हूं, तो मदनी साहब के सवालों से या उनके बातों से कैसे भाग सकते हैं? मदनी साहब तो रोज झेलते हैं ना। मतलब की बात कर रहे थे, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछ दिया था। अरे हमारे मतलब की तो राकेश भाई आप भी बात करते हैं। नहीं, हमारे मतलब की कई बार आपको लगता है कि मैं आपके मतलब की नहीं बात कर रहा हूं। नहीं, आप मुस्कुराने लगते हैं। देखिए राकेश भाई, ज्यादातर बात जो है वो आप विपक्ष के मतलब की करते हैं। चलिए, और हमेशा सरकार से आप सवाल पूछते हो, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। चलिए तो मैं बोल रहा हूं। शलम मणि बताइए, जिन्ना के साथ अगर गन्ना किसानों की बातचीत करनी थी तो अकेले गन्ना किसान की कर लेते, जिन्ना जोड़ने की क्या जरूरत थी? अब जिन्ना का जिक्र तो आएगा ही, क्योंकि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश भाई, कुछ लोग आज भी जिन्ना जैसे व्यक्ति को पूजते हैं, उसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं। एक बहुत ही नामी गिरामी शिक्षण संस्थान है, उसके भीतर अगर छात्र संघ के कुछ लोग जिन्ना की तस्वीर रखकर उसको एक महापुरुष बताना चाहते हैं, तो जिन्ना जैसे एक नकारात्मक शख्सियत को अगर कुछ लोग उसकी चर्चा करते तो निश्चित तौर पे चर्चा आएगी। और मैं भी सुन रहा था, हमारे फराज भाई विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उन घटनाओं के 24 घंटे के भीतर जो अपराधियों के साथ पुलिस की जो कार्रवाई उसका जिक्र नहीं करते कि कितने मारे गए, कितने विकलांग दिव्यांग हो गए, कितने की टांग में गोली लगी। दरअसल समस्या क्या है? इनका दर्द यह है, इनकी तकलीफ यह है
कि माफियाओं की बात होती है तो ये कभी मुख्तार का नाम नहीं लेंगे, ये कभी अतीक अहमद का नाम नहीं लेंगे, एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद को मारने वाले मुकीम काला का भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे उनका नाम पहुंचते इनकी जो टांगे हैं वो कांपने लगती हैं और अंदर से दिल में प्यार उमड़ने लगता है। मुख्तार अंसारी को मसीहा किसने बनाया? ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में छुपा के रखा। अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया। आज जब कार्रवाई हो रही है, आज जब ये गैंग मारे जा रहे हैं, नेस्तनाबूद हो रहे हैं, पिछड़ों को लूटा, जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, पूजा पाल पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करती है नहीं करती है? पूजा पाल जो कि विधायक है, वो चीख चीख के कह रही कि उनके पति की हत्या हुई, उनके देवर की हत्या हुई। उस अतीक अहमद के पूरे गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो आज फराज भाई को भी तकलीफ होगी, मदनी साहब को भी तकलीफ होगी, बहुत सारे लोगों की तकलीफ होगी। और जिन्ना का जिक्र आते तो बहुत सारे लोगों के दिल में प्यार उमड़ने लगता है। मैं तो कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर जिन्ना ने, जिसने इस प्रकार की घटना की, जिसने इस प्रकार का भारत के प्रति रवैया रखा, एक बहुसंख्यक समाज के प्रति रवैया रखा, उसके प्रति अगर आपके दिल में उमड़ेगा प्यार, तो जिन्ना का जिक्र क्यों नहीं आएगा? गन्ने का रेट अगर हमने 300 से बढ़ा के 400 कर दिया, चीनी मिलें समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में बेची गई, आज चीनी मिलें खोली जा रही हैं, आज गन्ना भुगतान हो रहा है, आज किसान समृद्ध हो रहे हैं, आज किसानों का सम्मान हो रहा है। और तो और चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि है, राकेश भाई बस 5 सेकंड दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रमाला, वहां की चीनी मिल बर्बाद कर दी सपा कांग्रेस की सरकार ने। उस चीनी मिल का अगर दोबारा से पुनरुद्धार हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की सरकार में हुआ। हम तो गन्ना का भी जिक्र करेंगे, गन्ना का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा फराज भाई, 20 सेकंड। अच्छा लीजिए, जरूरी है, जरूरी जी। हाँ, देखिए माननीय विधायक जी ने अभी जिन्ना की बात की, तो मैं आपके सामने बस एक चीज रखना चाहता हूं। 4 जून, मुझे सन नहीं याद है, 4 जून को एक बहुत बड़े भारत के नेता हैं, वो जिन्ना की मजार पर गए और वहां पर एक रजिस्टर रखा हुआ था। उस पे उन्होंने 2 लाइनें लिखी। मैं आपको लाइनें बता रहा हूं, अंग्रेजी में है, उसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन आप कर दिएगा दर्शकों के लिए, कि देयर आर मेनी पीपल हु लीव एन इनइरेजेबल स्टैम्प ऑन हिस्ट्री, बट देयर आर वेरी फ्यू हु एक्चुअली क्रिएट हिस्ट्री। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन सच रेयर इंडिविजुअल। ये पता है किसने लिखा था? ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था। जिन्ना की मजार पर गए थे। मैं हिंदी में भी जरूर तर्जुमा करना चाहूंगा आपके। अच्छा, गन्ना वाला बता दीजिए, आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में 2007 से 2017 के बीच में क्या 29 चीनी मिलें नहीं बंद हुई और 21 चीनी मिलें क्या औने पौने दामों पर नहीं बेची गई? फराज किदवई साहब, देखिए राकेश जी, ऐसा है कि 2012 से लेकर के और 2017 के बीच में यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना। 2012 से 17 के बीच में मेट्रो रेल चलवाई गई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 1 मीटर उसका काम आगे नहीं बढ़वाया। 2012 से 17 के बीच में राकेश जी एक बेहतरीन शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना। ठीक है। 2012 से लेकर के 17 के बीच में मैं राजपूत जी को भी लाता हूं इस डिबेट में। अच्छी बात है कि जैसे मैं गन्ना किसानों पर गया तो आप स्टेडियम पर चले गए। आप बताते ना कि वो चीनी मिलें बंद हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो उसको स्वीकार करते या खारिज कर देते अगर मैंने गलत कोट किया। अब राजपूत जी, 3 पॉइंट हैं इस समय यूपी के चुनावी बिसात में, जौहर विश्वविद्यालय और जिन्ना बनाम गन्ना की लड़ाई, और ऊपर से मदनी जी ने आज इसको जौहर को लेकर कहा। तो क्या यह सब कुछ वोट बैंक का खेल नहीं है जो बीजेपी आरोप लगा रही है एक खास पैटर्न पर? असल बात वो कहते हैं ना, वो कत्ल तुम्हारे खत में वो नया सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, और वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। योगी जी आज की डेट में जिन्ना कौन ला रहा है? योगी जी ला रहे हैं। गन्ना के नाम पर झूठ कौन बोल रहा है? योगी जी बोल रहे हैं। मदनी के बयान को किसके बयान के जवाब में किया जा रहा है? योगी जी के जवाब में किया जा रहा है। और योगी जी जिन्ना का नाम पिछले 9 साल से जब जब चुनाव आता है तब तक वो जिन्ना गन्ना कहते हैं। 2022 में भी आइडेंटिकल यही चुनाव की उन्होंने बात कही थी। मैं पूछ रहा हूं, हमारे मित्र हैं सलम मणि भाई, ये बता दें कि पिछले 9 साल में कौन सी नई सरकारी चीनी मिल भाजपा ने बनाई? कौन सी नई सरकारी मिल भाजपा ने बनाई उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा जो है नई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में सरकारी बनाई? सरकारी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात मत कीजिएगा। और कौन सा नया बिजली का कारखाना सरकारी उत्तर प्रदेश में लगा? आप इस चीज को समझिए। 3 चीजें। अब आप आ जाइए जिन्ना पर।
जिन्ना 2022 में भी प्रकट हो गए थे जब चुनाव आया था, जिन्ना उसके 5 साल बाद भी प्रकट हो रहे हैं। प्रकट क्यों हो रहे हैं? कि जिन्ना भारतीय जनता पार्टी के पुरखों की रिश्तेदारी में आते हैं। रिश्तेदारी कैसे है आप समझिए कि गुजरात में आरएसएस जो है अपना एक समारोह कर रहा था 2022 में, जून 2022 में शायद, उसमें जो 200 बड़े गुजराती वो थे फ्रीडम फाइटर या जिन लोगों ने अपना गुजरात का नाम बड़ा किया था, उसमें पहले 10 लोगों में जिन्ना का नाम इन्होंने डाला था। और ये आज अगर आप चाहेंगे तो मैं वो रिपोर्ट भी भेज दूंगा। फिर के सुदर्शन कहते हैं जिन्ना तो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पहले वो ऐसे थे बाद में वो वैसे हुए अपने आप। तो पूरा संघ जो है जिन्ना को अपना आइडियोलॉग मानता है। और जिन्ना की पार्टी के साथ जब कांग्रेस पार्टी ने सारे प्रोविंस की राज्य सरकारों का इस्तीफा दे दिया था अंग्रेजों के उसमें 37 या 42 के आसपास में, वो सारी की सारी सरकारें हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बनाई थी। चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के उप मुख्यमंत्री हो, चाहे एनडब्ल्यूए प्रोविंस में जो है मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई हो। तो जिन्ना को लेकर के तो ये लोग आते, हम लोग नहीं आते। हम इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को लेकर के आते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ में हत्यारों ने, भारतीय जनता पार्टी से समर्थक हत्यारों ने हत्या करी, और उसके बाद वो जब जमानत पर हत्यारे आए उनका स्वागत हुआ। और उस स्वागत के बाद क्या किया इन लोगों ने, उसको किसी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया उस हत्या के आरोपी आदमी को। भारतीय जनता पार्टी ने, ये मैंने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं जवाब तो सच बात ये है कि ये पुरानी, जिसको कहते हैं ना जी, ये पुरानी चीजें अब नहीं चल पाएंगी। मैं राजपूत जी, और दे दीजिए सर, विपक्ष के लोग हैं, थोड़ा सा सलभ भाई को कह दीजिएगा, सिर्फ 5 सेकंड, वो इसलिए ना कि सवाल पूरा हो जाएगा। तो आप इस चीज को आप इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब समय आ गया है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 9 साल में आपने क्या नाम कौन सी नौकरियां खत्म की और कौन सी नौकरियां नहीं पैदा करी। 69,000 शिक्षकों को आज तक क्या नाम भर्ती क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में 23 सुनवाई हो चुकी है और अब तक आपने सरकारी वकील को भेजा क्यों नहीं। या तो आप पक्ष में जाइए, विपक्ष में जाइए। आपने बीएड टीईटी के बच्चों को अभी तक नौकरी पर क्यों नहीं लगाया। 5 लाख से ज्यादा पद आपके यहाँ खाली पड़े हुए हैं, वो पद अभी तक 9 साल में पहले आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं राजपूत जी, आपको बताना पड़ेगा। आपसे एक दूसरा सवाल है, आपके जवाब ले लेता हूं। राज में दलित का पेशाब क्यों चटवाया जाता है। 9 साल में कितनी मिल, जो पूछा सुरेंद्र राजपूत जी ने। अब देखिए सुरेंद्र जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन मजबूरी है कि कांग्रेस के लिए बैठे हैं तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि रमाला चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है रमाला, जरा जाके पता करिए। और 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस उसको समर्थन करती थी, और रमाला की चीनी मिल खत्म हो चुकी थी। वहां के लोग जाके मांग करते थे कि चौधरी साहब की कर्म भूमि है, इतना बड़ा नाम है, देश के लिए उन्होंने इतना योगदान दिया है। और रमाला की चीनी मिल कांग्रेस और सपा की सरकार में बर्बाद हुई। उस चीनी मिल को नए सिरे से अगर किसी ने खड़ा किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने खड़ा किया। पिपराइच की चीनी मिल, पिपराइच हमारे गोरखपुर में आता है, पिपराइच की चीनी मिल के बारे में पता कर लीजिए। नई पिपराइच में चीनी मिल खड़ा की किसने की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने खड़ी की। बस्ती में, बस्ती जो पड़ता है हमारा, बस्ती में नई चीनी मिल बनाई गई। नहीं आप देखिए मुंडेरवा बस्ती चले जाइए, सुरेंद्र भाई मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाई रोड लेके चलूंगा। अब तो सड़क बहुत शानदार हो गई है। 38 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनको नए सिरे से बिल्कुल उनका पुनरुद्धार किया गया। 57 के करीब चीनी मिलें योगी सरकार में बनी है। और दूसरा आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, तो आपको याद नहीं आएंगे क्योंकि आप तो जिन्ना को याद करते हैं, हम महाराजा रणजीत सिंह जी को याद करते हैं, जिनके नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ में जाकर देखिए। और सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, और भी हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर। वो कैसे आपको नजर आएंगे, क्योंकि आप तो जो है वो सैयद सलार मसूद को पूछते थे, आप सैयद सलार मसूद को पूछते थे, हम महाराजा सुहेलदेव राजभर को। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं राजपूत जी, एक जवाब फिर मैं अवधेश जी आपके पास जाऊंगा। मैं आपको सीरीज दे सकता हूं, आपके पास समय खत्म हो जाएंगे। हाँ, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं राजपूत जी। क्या यह सच नहीं कि 2013-14 में जो आखिरी टर्म था आप लोगों का केंद्र की सत्ता में, उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था और करीब 10,000 करोड़ के आसपास, हालांकि ये शायद संभवतः ये पूरे देश का आंकड़ा है, मैं सिर्फ एक जगह की तो बात तो नहीं करूंगा, जो गन्ना किसानों का बकाया था। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। देखिए शलभ भाई विद्वान हैं, लेकिन कितनी चतुराई से वो मिल गए। मैंने कहा सरकार ने कितनी नई चीनी मिलें स्थापित की, सवाल का जवाब नील बटा सन्नाटा, एक भी नई चीनी मिल स्थापित नहीं की। पुरानी चीनी मिलों का सब सरकारी है सुरेंद्र भाई, सब सरकारी है, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी हुआ पुरानी
अब अरे सर, सब सर, सरकारी है। सुन अरे तो एक मिनट, मैंने कब कहा कि सरकारी नहीं? 38 है, सब सरकारी है, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? और 10 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, आप समय देंगे मैं नाम बता दूंगा। नहीं, मैं फिर से मैं फिर से सरकारी बनी, मैं आप कहेंगे 10 विश्वविद्यालय बनाए गए। 93 सुनिए ना सर, आप राकेश जी, ये बहस आप करा रहे हैं? नहीं, चलिए चलिए, एक मिनट सुनिए राजपूत जी इनको, फिर हम तो चाहते हैं ठीक है राजपूत जी को सुनिए। चलो खुलेआम झूठ बोलेंगे तो जवाब देना फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर। नहीं ठीक है, एक बार उनकी बात सुनिए, उन्होंने आपको सुना, जो आपको गलत लगे फिर आ जाएंगे, आ जाऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा अगले 1.5 मिनट। मैं बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे समय दीजिएगा, मैं समय दीजिएगा, बिल्कुल दूंगा, मुझे भी समय दीजिएगा। बड़ी हाँ, मैं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल 122 चीनी मिलें हैं, जिसमें 23 सरकारी चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल है कोऑपरेटिव की, 3 सरकारी है और 93 निजी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा कह रहा है। और इनमें से कोई भी नई चीनी मिल पिछले 9 साल में नहीं लगी है, प्राइवेट चीनी मिलों को छोड़ करके। तो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता देश को गुमराह करना बंद करें। एक सरकारी चीनी मिल भी आपने नहीं लगाई पिछले 9 साल में, एक सरकारी चीनी मिल। उसके बाद जितने भी आप विश्वविद्यालय की आप बात करेंगे, लाइए जो विश्वविद्यालय प्योर गवर्नमेंट का हो, हमें आकर के बताइए, हम आपसे उसी जगह पर बहस करेंगे। आप जिले के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का नाम देकर के, जैसे इलाहाबाद को आपने प्रयागराज का नाम दे दिया ना, प्रयागराज का नाम दे दिया, तो आप सीधे सीधे से इस तरीके की बातें मत कीजिए। जनता सारी जानती है, एक भी चीनी मिल अगर आपने सरकार ने नहीं लगाई हो, ठीक है, चलो भाई, और एक भी पावर हाउस सरकार भाई ने ये कह रहे हैं कि जो पुरानी बंद हुई थी उसको आपने खोला, कर दिया, मॉडर्नाइज करके खोला, नया इनिशिएट करके नहीं खोला कि पहले ये चीनी मिल नहीं थी, एकदम नए सिरे से खोल दिया। ये राजपूत जी का कहना है। मैं एक बात कहता हूं राकेश भाई, देखिए सुरेंद्र भाई कितना सफेद झूठ बोलेंगे। कांग्रेस की जो दुर्गति है ना, इसी कारणवश है कि इस जनता के बीच जाके झूठ बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप जरा चले जाइए कुशीनगर में, वहां पे कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है महात्मा बुद्ध के नाम पे। क्या कृषि विश्वविद्यालय की एक भी ईंट 2017 के पहले रखी गई थी? कुशीनगर हमारा जनपद है, आप जाकर देखिए। दूसरा, मां पाटेश्वरी विद्यालय बोलने दीजिए, वही बन गया, वही बता रहा हूं, उसमें सुन तो लीजिए धैर्य से। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय ये देवी पाटन के भीतर बन रहा है, आप जाकर देख के आइए। विंध्याचल में राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक जो हमारा विज्ञान संस्थान है लखनऊ के भीतर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुरु गोरक्षनाथ, अभी राष्ट्रपति महोदय आई थी, अभी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आके उसका लोकार्पण करके गई है। गुरु गोरक्षनाथ के नाम पे आयुष विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में हो गया। अभी कितना झूठ बोलेंगे, महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में मैंने बता दिया कि आजमगढ़ बन गया। अरे आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप इस तरह क्यों गुमराह कर रहे हैं? महाराजा आपको लगता है प्राइवेट विद्यालय है जो गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पे बना है, प्राइवेट विद्यालय, उससे झूठ बोल रहे हैं आप पूरे। आप मत गुमराह करिए, क्योंकि आपने बर्बाद किया, आपने बर्बाद किया उत्तर प्रदेश को। मेरा समय दीजिए, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता सुरेंद्र भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जाकर देखिए, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों से पूछिए, वो बच्चे आपको जवाब देंगे। लेकिन आप गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को पाला, आपने उत्तर प्रदेश को अपराध की तरह पढ़ाया, आपको कोई जानकारी नहीं है। महाराजा सुहेलदेव राजभर क्या प्राइवेट विश्वविद्यालय है? कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ो जैसी बात कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने अपराधियों को पाला, आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। आप कभी नहीं चाहते थे, आपने चीनी मिलों को बेचने दिया, आप चीनी मिलों को बेचते रहे, आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते रहे, आप अपराधियों को पालते पोसते रहे। आज आपको पीड़ा तो होगी, हम समझ रहे हैं। जिन्ना का नाम आएगा, एएमयू में जाकर बोलिए ना कि एएमयू के भीतर, क्या योगी आदित्यनाथ जी एएमयू के भीतर फोटो रखने गए थे? आपके लोग गए थे जो एएमयू को सपोर्ट करते हैं, जाके जिन्ना की फोटो रख के आप पूजा करते हैं और फिर ये कहते हैं जिन्ना की चर्चा नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी का राज है। अच्छा, मैं इस विवाद का अंत कर देता हूं। यहाँ पे राजपूत जी, मैं राकेश भाई, हाँ बोलिए। नहीं रुकिए, राकेश भाई, सफेद झूठ भारतीय जनता पार्टी, आप इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं? गुरु गोरक्षनाथ, आप सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं? विश्वविद्यालय है, आप बिल्कुल आपका सफेद झूठ है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये माफी, मैं आ रहा हूं बीच में, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। चेक करिए। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, चेक कराइए। आपको जानकारी नहीं है, विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय, आपको जानकारी नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, आपको जानकारी नहीं है। अभी शलभ जी अभी शांत रहिए और राजपूत जी अभी 30 सेकंड शांत रहिए। अभी आप दोनों लोग शांत रहिए और मेरी बात सुनिए।
देश को बेचा है। इतनी देर में अरे रुक जाइए आप दोनों लोग। चलो भाई आप भी शांत रहिए, राजपूत जी आप भी शांत रहिए। अब मैं एक अपना वर्जन देता हूं, और अगर किसी को गलत लगे, फराज भाई आप भी बहुत अपडेट रहते हैं और अवधेश सर भी बताएंगे। मेरी एक बातचीत है, अब मैं इसमें अपना वर्जन देता हूं जो इतनी देर में एक रिसर्च मेरे पास आया। दरअसल गुरु गोरखनाथ के नाम पर 2 अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। एक विश्वविद्यालय का नाम है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय का नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। जो मेरी जानकारी है, इसको और क्रॉस चेक कोई कर सकता है, कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय वो सरकारी है और जो मैंने पहला नाम लिया महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय वो प्राइवेट है। ये लोगों को कई बार नाम एक जैसा साउंड होता है तो कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग इसको और क्रॉस चेक करिए, किसी को लगे तो वो आ जाएगा। तब तक मैं अवधेश जी आपको लेकर आता हूं। ये जौहर, जिन्ना, गन्ना, क्या ये 15 जिले, क्या ये 14 जिले, 70 सीटें, 73 सीटें, 25 से 30% आबादी का नहीं खेल है ये, इसीलिए इतनी बयानबाजी हो रही है। गन्ना किसानों को आधार बनाकर खेल दरअसल ये वोट बैंक का है। देखिए, विपक्ष चाहे जो कुछ भी करे, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स होते हैं। अब मैं बाकी बात पर बाद में आऊंगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में विश्वविद्यालय भी बने हैं, नए थर्मल पावर बने हैं, नए चीनी मिले 4 नई चीनी मिली बनी है, 44 का आधुनिकीकरण हुआ है, 6 रक्षा गलियारे जो बने हैं, जो आज आप मिसाइल्स के उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे बड़ा बने, मुंबई से भी बड़ा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आज 4 जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, 4था अभी उद्घाटन हुआ है, चलने वाला है। तो अब इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए समस्या है कि जनता तो देख रही है ना। और सबसे रिकॉर्ड भुगतान देखिए 2007 से 17 तक, चूंकि आपको पता है मैं स्वस्थ रहा हूं, 1.5 महीने बाद टीवी पर बैठ रहा हूं, इसलिए मैं जोर जोर से नहीं बोल सकता। 2007 से 17 तक 1,47,346 करोड़ का भुगतान हुआ था। योगी सरकार में 3,23,572 का भुगतान हुआ। इस वर्ष का 90% से ज्यादा भुगतान हो चुका है, ये फैक्ट है ये। अब कोई इसको नकार दे तो उसका अलग अर्थ है। दूसरा देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पहले नेता हैं आधुनिक युग के जिन्होंने 2 नवंबर 2021 को कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, याद करिए सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये बयान उस समय आया था। क्यों आया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान विभाजन के आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था बंगाल और बिहार के बाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका सबसे बड़ा केंद्र था। तो उनको किसी ने समझाया होगा कि भाई आप ये बोलेंगे तो मुस्लिम वोट आपको आएगा। तो जब आपने जिन्ना के बारे में बात की है तो उसके बाद तो ये चलेगा ना, वो बातें बंद थोड़ी होती है। और जो अरशद मदनी साहब की बात है, इसी दिल्ली में आपको याद होगा सभा में आपके साथ मैंने डिबेट किया था, जब उन्होंने कहा था कि ऐ हिंदुओं सुन लो, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे लकड़ दादा सारे मुसलमान थे। इस धरती पर सभी मुसलमान ही पैदा हुए और आगे सभी मुसलमान ही रहेंगे। अब इस टाइप के लोग जब बातें करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी, मुझे आप बताइए। ठीक है। तो क्या है कि कई चीजें हम नकारते हैं और चूंकि जनता के बीच वो काम रहता है। अक्षय ऊर्जा के कई स्रोत, अक्षय ऊर्जा का अच्छा, मैं इसी पर जरा फराज साहब को लाता हूं। फराज जी जो बात सर ने कही, बदला हुआ है, जो बात इन्होंने कही है, और 23 तारीख से तो अखिलेश यादव यात्रा पर भी निकल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में यात्रा होगी। अच्छी भी बात है, मैं उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर वही बात है, 14 जिले, 70 सीटें, 73 सीटें, यही टारगेट पर है। इसीलिए जिन्ना बनाम गन्ना की डिबेट आती है तो आप गन्ना अपना वाला आंकड़ा नहीं देते हैं कि हमारे रहते कितनी चीनी मिलें बंद हो गई। हमारे किन नेताओं ने जिन्ना को लेकर क्या कह दिया? राकेश भाई, अगले 15 से 20 दिन के बाद या हो सकता है उससे पहले भी आप औरंगजेब के ऊपर भी डिबेट करेंगे, क्योंकि मैंने ये एक प्रेडिक्शन किया था आपके चैनल पर नहीं, दूसरे चैनल पर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम चीजों पर घेरी जा रही थी तो मैंने एक बहुत बड़े शो में कहा था कि पहले जिन्ना आएंगे, उसके बाद में औरंगजेब आएंगे। तो जरा औरंगजेब पर पहले से तैयारी कर रखिएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान औरंगजेब के ऊपर कुछ कुछ आने वाला होगा। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं फिर से, अभी अवधेश जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिया, ये तो पत्रकार हैं, माई कंट्री माई लाइफ इन्होंने पढ़ी होगी,
उसका पेज नंबर 813 पढ़िएगा। माई रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन, ये लिखते हैं उसके ऑथर। कहिएगा तो मैं आपको किताब भेज दूंगा। दूसरी बात, नवभारत टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है, मैं तो बहुत पढ़ता हूं भाई नवभारत टाइम्स को। वो लिखता है लॉन्च के 7 साल बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम वाला मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ। ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश का जो एक सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लोहिया अस्पताल, जो श्रद्धेय नेताजी ने बनवाया था, वो घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। घोषणा के 7 साल बीत जाने के बाद भी राकेश भाई, और संस्थान से संबंध, ये मैं आपकी रिपोर्ट बता रहा हूं, संबंध एमबीबीएस के 2 बैचों के निकलने के बाद भी अस्पताल में काम अभी तक नहीं शुरू हो पाया और अस्थायी सुविधाओं में पढ़ाई कराई गई। एक आपसे गुजारिश कर हाल है इनका। एक आपसे गुजारिश कर दूं, और गुजारिश है कि पहले अपनी पार्टी में नेताओं को समझा दीजिए, पहले अपनी पार्टी में आप नेताओं को समझा दीजिए कि अगले 1 साल जिन्ना और औरंगजेब पर कोई बयान मत देना। और मैं आपको बात कह रहा हूं, आपने कहा ना कि उधर से आएगा, आप पहले अपनी पार्टी में नेताओं को समझा लीजिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता को तो इसमें पीएचडी हासिल है, महाराष्ट्र इकाई के हैं, हर दूसरे दिन औरंगजेब पर बोलते रहते हैं, जैसे देखिए हमारी कर रखी हुई है। नहीं, पीएचडी तो शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने कर रखी है। तो अपना वाला क्योंकि नहीं जब बोलेंगे, इनको अपना वाला नहीं बोलेंगे। नहीं, अरे मैं बोल तो रहा हूं सर, मैं बोल तो रहा हूं कि आप तैयार रहिएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री, मतलब आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। अवधेश जी 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं शलभ एक आपका जवाब। अरे अभी तो आपने मेरा पूरा बात ही नहीं होने दिया। चलिए बोलिए फराज भाई बोलिए। मैं सिंपल एक बात, 30 सेकंड दे दीजिए फराज साहब को, 30 सेकंड फराज भाई। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब आई थी राकेश भाई, तो बार बार ये कहते थे कि मतलब रामराज लाएंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर के पुरुषों तक सबका कल्याण होगा, सबका। मैं बस 20 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से निकला रामराज लाएंगे और बहुत अच्छी बात है। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। अब इसका मतलब यह है कि रामराज में अल्प आयु में कोई मृत्यु नहीं होती थी। अभी आपने देखा कि झांसी के एक अस्पताल में कितने नौनिहाल वहां पे आग लगी हो जल के मर गए। बस 10 सेकंड। और इनके उप मुख्यमंत्री जब वहां जा रहे थे तो रेड कारपेट बिछाया जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं। एक तरफ इस प्रदेश का नौनिहाल जल करके मर गए और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के लिए रेड कारपेट चूना डलवाया जा रहा है। ऐसा उदाहरण आपको राजस्थान में भी मिल जाएगा, महिलाएं मर रही थी और अरे भैया गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। राजस्थान में किसकी सरकार है? हाँ बिल्कुल सही सरकार है, मैं तो कह ही रहा हूं। मैंने कहा उससे इनकार किया, मैं तो आपको पॉइंट दिया फराज भाई। अवधेश जी 30 सेकंड, फिर मैं आ रहा हूं आगे। देखिए फरहाद जी जिस पुस्तक का उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। उन्होंने जिन्ना का बयान कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो दूसरी बात नहीं कह रहे हैं कि जब ऐतिहासिक महापुरुष बताया था जिन्ना को कि ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड पाकिस्तान, उसके बाद पूरी पार्टी में विद्रोह हो गया, देश भर में लोग सड़कों पर उतरे। उस समय के संगठन महामंत्री ने जा करके उनके घर पर और आडवाणी जी का त्याग पत्र लिया पार्टी के अध्यक्ष पद से कि ये चलने वाला नहीं है। संघ के लोग उसके विरुद्ध खड़े हुए और तो ये ऐसा नहीं कि पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बिल्कुल गलत था। और सुधींद्र कुलकर्णी जैसे उनके सलाहकार थे जिन्होंने उनका दिमाग ऐसा घुमाया था आडवाणी जी का कि वो जाके लिख दिया उन्होंने, और बिल्कुल गलत था। उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भैया वो महापुरुष था और फलाना था। आज पाकिस्तान में जिन्ना के घर को उड़ा दिया आतंकवादियों ने। इनके कहने से नहीं होता है। शलभ जी कहें कि आडवाणी जी गलत था, रुक जाइए अवधेश जी, गलत था। शलभ मणि आप लेकिन सुनिए ना, जवाब दीजिए फराज भाई का। देखिए सुरेंद्र जी के झूठ का पर्दाफाश तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कर दिया। इन्होंने बताया कि अटल नहीं आडवाणी जी के बयान पे शलभ जी पूछा गया, जिक्र इन्होंने किया। 5700, अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, 5700 सीटें बढ़ी हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और सुरेंद्र भाई जो आप कह रहे थे एक नाम बता दीजिए, हम तो 9 नाम बताना शुरू किए, उतने में आप छटपटाने लगे। मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं, ऐसा झूठ मत बोलिए कि कुछ देर बाद पकड़े जाइए। आप उठाकर देख लीजिए, 9 विश्वविद्यालय बनाए गए योगी जी की सरकार में, करीब 34 से ज्यादा चीनी मिलें बनाई गई। आप नहीं मानने को तैयार। एक्सप्रेसवे का प्रदेश आज उत्तर प्रदेश बन चुका है। आप जाकर देखिए जेवर एयरपोर्ट, उसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, तो आप जेवर एयरपोर्ट की चर्चा नहीं करेंगे। आप जिस प्रकार से विकास हुआ शहरों का, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जिन्ना का जिक्र होगा, औरंगजेब का भी जिक्र इसलिए होगा कि आपकी जो सरकार थी उसने मुगल म्यूजियम बनाया आगरा के भीतर। राकेश भाई से पूछिएगा, इन्होंने बहुत पैसा लगा के मुगल म्यूजियम बनाया, उसमें औरंगजेब का महिमा मंडन किया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने, योगी जी ने कहा कि औरंगजेब कहां से हमारा मसीहा हो सकता है, हम उसको क्यों मानेंगे। हमने उस जगह पर वीर शिवाजी के नाम पे एक म्यूजियम बनाया। अब वीर शिवाजी के नाम का म्यूजियम पसंद इनको नहीं आएगा, ये जिन्ना के नाम पे बनाते हैं। हम महाराजा रणजीत सिंह जी ने, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनके नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पे बनाते हैं। तो चर्चा तो होगी। अभी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड, इन्होंने प्रेडिक्शन किया 1 महीने बाद देखिएगा औरंगजेब पे चर्चा होगी। तो औरंगजेब को पूजते काहे थे, औरंगजेब के चरण क्यों चाटते थे। औरंगजेब इस देश के लिए महापुरुष नहीं हो सकता, आपके लिए हो सकता है। हमारे लिए वीर शिवाजी हैं, हमारे महाराणा प्रताप राजपूत जी, छात्रों की बातचीत आप लोग भी कर रहे हैं। कल राहुल गांधी का एक कार्यक्रम देहरादून में भी था, ठीक है, लेकिन उसी छात्रों की बात करते हुए मैं जौहर की भी बातचीत कर लेता हूं। मदनी साहब ने जो कुछ आज कहा है, क्या आपको नहीं लगता है ईमानदारी से कि उसके सहारे एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है? क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतें अवैध थी, बिना नक्शे के बनी थी, और तब की सपा की सरकार थी, नक्शा लेकर ही बनवा देते। किसने रोका था? 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। और अब आप जौहर विश्वविद्यालय पर ही आइए। हमने तो पूछा था आपसे कितनी नई चीनी मिली बनाई, सरकार भी कह रही है एक नहीं बनाई, और ये पता नहीं कहां से नई चीनी मिलें लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बात, अब जौहर विश्वविद्यालय पर जो इस तरीके से उसके शत्रुतापूर्ण एक विश्वविद्यालय पर व्यवहार किया जा रहा है, चूंकि आजम खान से चिढ़ है, आजम खान से आपकी चिढ़ है, आप उन पे मुकदमा लाइए, वो मुकदमा खारिज कराएंगे। लेकिन जो बच्चे 2500 पढ़ रहे हैं, उनसे आपकी क्या चिढ़ है? क्योंकि विश्व गुरु को विश्वविद्यालय पसंद नहीं है, विश्व गुरु को छात्र पसंद नहीं है। अच्छे विश्वविद्यालयों में जैसे विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था, उसी तरीके से देशी आक्रांता लोग जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, जो 20, 30, 40 में से 38 इमारतें जो आप कह रहे हैं ना राकेश जी, उसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नालंदा विश्वविद्यालय की तुलना जौहर विश्वविद्यालय से नहीं की जा सकती। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से कम है, माफी के साथ ये अभी जौहर पर चर्चा बहुत आगे बढ़ती रहेगी और ये मुद्दा रहेगा चुनावी, जहां तक मुझे लगता है।